चलिए भाई, आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वही कंपनी वाला सेशन है जो कि लास्ट सेशन हमने किया था। और उस सेशन को हमने किया था लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेशन को हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, चैप्टर जो है आपका 16 मार्क्स का है। ठीक है, 16 मार्क्स का क्योंकि चैप्टर आने वाला है तो इसमें से एक्सरसाइज भी काफी आएगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, उस टोटल कैपिटल को ही स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और उसे ही कहा जाता है शेयर्स। देखो, पहले ही मैंने आपको बताया, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, तो इनके आंसर काफी छोटे रहने वाले हैं, है ना। हम लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर वो देखना है आपको तो पहले उसको जाकर देख लीजिए भाई। ये पूरा जो सेशन रहेगा वो वेरी शॉर्ट के हिसाब से रहेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, कोई भी पूछे आपसे कि भाई शेयर्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, इसी टोटल कैपिटल को डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, और इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को तो कहा जाता है शेयर्स। सिंपल है, क्या होता है शेयर्स, कंपनी की टोटल कैपिटल को, कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को क्या कहा जाता है, शेयर्स। ठीक है। अब शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, तो एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो मैं भी आपको बहुत छोटा छोटा ही बताऊंगा, लेकिन अगर इसका आपको पूरा डिटेल के साथ समझना है तो उसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, जिसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी दी हुई है लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के हिसाब से, तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर्स हम समझ लेते हैं। इसके नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब प्रेफर करना। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें स्पेशल कैटेगरी का शेयर माना जाता है। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने वाले शेयर होल्डर होते हैं, इन्हें हर चीज में प्रेफर किया जाता है। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, एक चीज होती है डिविडेंड। देखो, डिविडेंड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज होती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, आपको उसके रिटर्न में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। वो जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड, ये भी आपसे 2 मार्क्स में वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, डिविडेंड क्या होता है। हालांकि पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इन केस अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड बहुत सारी जगह पर यूज होता है। डिविडेंड क्या होता है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स के रिटर्न में आपको प्रॉफिट का एक पार्ट, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, और उसे ही हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे उन्हें भी मिलता है डिविडेंड, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे उन्हें भी मिलता है डिविडेंड। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं उन्हें ये जो डिविडेंड दिया जाता है ये फिक्स रेट से दिया जाता है, मतलब इसका परसेंटेज इसमें फिक्स कर दिया जाता है, जबकि इन्हें जब दिया जाता है तो इसका परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब जब पेमेंट करने की बात आएगी डिविडेंड की, तो पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, पहले इन्हें पे किया जाता है, फिर बाद में किसे पे किया जाता है, इन्हें पे किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर का आप वेरी शॉर्ट में आप आंसर बताएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स स्पेशल कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को प्रेफर किया जाता है, इन्हें रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया जाता है वो फिक्स रेट से दिया जाता है, और जब कैपिटल रिटर्न करने की बात आती है तो भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स का रिटर्न होता है और फिर बाद में रिटर्न होता है इक्विटी शेयर्स का। तो ये पूरी कहानी आप लिखेंगे तो ये प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग बन जाएगा। इक्विटी शेयर्स में आप क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स जो होता है इसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें जब डिविडेंड पे किया जाता है तो इन्हें फिक्स रेट से पे नहीं किया जाता, और इन्हें जब कैपिटल रिटर्न करने की बात आती है तो इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स के बाद कैपिटल रिटर्न किया जाता है। तो ये इक्विटी शेयर का मीनिंग हो गया। कितनी चीजें हमने देख ली, 3 चीजें, 3 नहीं 4 चीजें हमने देख ली। पूछा जाए शेयर्स क्या होता है, आप बताएंगे कंपनी के टोटल कैपिटल होता है, उसे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, इन्हीं स्मॉल यूनिट्स को कहा जाता है शेयर्स। शेयर्स। अब पूछा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स स्पेशल कैटेगरी के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने वाले शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है हर चीज में। जब रेट ऑफ डिविडेंड की बात की जाती है तो इनका फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। और कैपिटल, कैपिटल पहले इन्हीं का रिटर्न होता है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है, और इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स
नहीं होता है और इनका कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स के बाद रिटर्न होता है। तो ये इक्विटी शेयर्स का मीनिंग हो गया। डिविडेंड पूछे जाए कि भाई डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड आप क्या बताएंगे, जब अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स के कंसिडरेशन में आपको जो प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए और समझते हैं। वेरी शॉर्ट है इसलिए बहुत शॉर्ट में हम देख रहे हैं ना, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं भाई, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग हमने देख लिया। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स भी हैं, वेरी लॉन्ग में पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप 4 मार्क्स में पूछेंगे, कोई भी 4 लिख दीजिएगा। अच्छा, टोटल कितने हैं, तो आपकी जो बुक है उसमें दिए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 10 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के। अब क्योंकि लॉन्ग में अगर आएगा और हमें 4 लिखना है तो हम 10 क्यों देख रहे हैं, हम 10 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भाई 2 मार्क्स के भी तो आने वाले हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको एक्सप्लेन कर दो, तो इसलिए हमें वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो सारे के सारे देखना पड़ेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि इसमें से एक्सरसाइज आएगी तो एक्सरसाइज में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे बनेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी हम देख लेंगे। देखो, पहले वाले सेशन में भी मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि जो एक्सरसाइज आने वाली है 32 मार्क्स की वो कहाँ से आएगी, कहाँ से पढ़े। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अलग से करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप सेशन अटेंड करते हैं, जितना भी सेशन आप मेरा देखेंगे, उन उसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताता हूँ जो कि एक्सरसाइज में आने वाली है, फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स में, वन वर्ड में, तो वो उसी में से कवर हो जाएगा। अगर 32 मार्क्स की आपकी एक्सरसाइज आ रही है तो लगभग 28 मार्क्स की एक्सरसाइज तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे सुनते हैं, हम काम की बात पे आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के हालांकि 10 टाइप्स हैं, तो कौन कौन से होते हैं भाई प्रेफरेंस शेयर्स, एक आप देख लीजिए इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, आगे प्रेफरेंस शेयर्स भी चलेगा, लिख नहीं रहा मैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक इसका ऑपोजिट बन जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक इसका भी ऑपोजिट बन जाएगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका ऑपोजिट हो गया तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इसका ऑपोजिट करेंगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स, इसका ऑपोजिट करेंगे नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, टोटल 10 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, ये 5 याद कीजिए, इसका ऑपोजिट करेंगे तो ये 5 भी हो जाएंगे, है ना। इनका 5 का मीनिंग याद करना है, इसका सेम ऑपोजिट करेंगे तो ये 5 का और हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। जैसा इसका नाम है सेम वही मीनिंग निकालना है आपको। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना, बदलना। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे तो आपको राइट दिया जाएगा, किस चीज का राइट दिया जाएगा, कि इन्हीं शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो वो क्या है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें राइट दिया जाता है, जिनके होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल क्या हो जाएंगे, सेम इसका ऑपोजिट, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं जिन्हें इस तरह का राइट नहीं दिया जाता, वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके नाम से क्लियर है, रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब रिडीम होने लायक, रिडीमेबल मतलब रिडीम होने लायक, रिडीम मतलब पे करना। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका पेमेंट विद इन अ फिक्स ड्यूरेशन या फिर कंपनी के लाइफ में ही हो जाता है, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पेमेंट आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन या फिर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड या फिर विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कर दिया जाता है, वो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तो आपसे कहा जाएगा कि आपका जो कैपिटल है वो आफ्टर 7 ईयर्स हम वापस कर देंगे। जैसे अभी 2025 चल रहा है और आपसे कहा गया कि भाई 2032 में आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब
तो ये एक स्पेसिफाइड पीरियड हो गया कि 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स आपका अमाउंट रिटर्न हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनका पेमेंट यानी कैपिटल रिटर्न आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन या आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता। अब आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता तो फिर कब होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है उस टाइम पर। अब ये लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन मतलब कंपनी का बंद होना। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद या एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पेमेंट हो जाता है वो रिडीमेबल, जिनका कंपनी के लिक्विडेशन के यानी कंपनी के बंद होने के टाइम पे होता है वो नॉन रिडीमेबल। नाम से ही मीनिंग निकल रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। देखो हमने क्या देखा, हमने कन्वर्टेबल देखा, रिडीमेबल देखा, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन रिडीमेबल। अब गारंटेड देखेंगे। गारंटेड मतलब गारंटी देना, गारंटेड मतलब गारंटी देना। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करने की गारंटी दी जाती है, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करने की गारंटी दी जाती है वो होते हैं गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिन्हें इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है, ठीक है, जिन पर रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं किया जाता, वो होते हैं नॉन गारंटेड। ठीक है, तो हमने कितने देख लिया, अब 6 देख लिए हमने। कन्वर्टेबल जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिडीमेबल जिनका आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड पेमेंट हो जाता है, नॉन रिडीमेबल जिनका आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड पेमेंट नहीं होता, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर होता है। गारंटेड ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन पर डिविडेंड का फिक्स रेट होता है वो गारंटेड होते हैं। नॉन गारंटेड जिन पर इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। अब 4 बचे हमारे, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्यों बचा के रखें, इसका मीनिंग थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि शेयर्स के कंसिडरेशन में मिलता है डिविडेंड। शेयर्स के कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, डिविडेंड। पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को। अब अगर उसके बाद भी कुछ डिविडेंड बच गया तो उसका क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने शेयर्स खरीदे तो उसके कंसिडरेशन में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर किसको मिलता है, इक्विटी शेयर्स को। उसके बाद भी डिविडेंड बच गया तो किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें राइट दिया जाता है कि जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट है या सरप्लस डिविडेंड आप बोल सकते हैं, सरप्लस मतलब एक्सेस, एक्स्ट्रा, तो वो उन्हें पे किया जाता है। मतलब आप सबसे पहले पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, फिर पे कर देंगे इक्विटी शेयर्स वालों को, उसके बाद भी अगर बच गया तो किसे पे कर देंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। सिंपल है, ठीक। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो इसका ऑपोजिट लिख दीजिए। मतलब ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें ऐसा कोई राइट नहीं दिया जाता वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखो एक चीज आप ध्यान से समझो। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके कंसिडरेशन में आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा। तो जनरली जब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिविडेंड मिलेगा यानी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो हम तो यही समझेंगे कि प्रॉफिट का हिस्सा तो सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में दिया जा सकता है। अगर लॉस हो रहा है तो कहां से, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, तो आप प्रॉफिट का हिस्सा दोगे कहां से, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके साथ खास बात यही होती है। क्या खास बात है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इस कंडीशन में तो इन्हें डिविडेंड मिलता ही है। क्या होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि भाई जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन्हें कंपनी को प्रॉफिट की कंडीशन में डिविडेंड तो पे किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कंपनी को लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में भी इन्हें डिविडेंड पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें कंपनी को प्रॉफिट होने की कंडीशन में तो डिविडेंड मिलता ही है, साथ में कंपनी को लॉस होने की कंडीशन में भी डिविडेंड मिलता है। अब थोड़ा सा डाउट तो यहाँ पर बनता है। क्या डाउट बनता है कि भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का हिस्सा देना पॉसिबल है, समझ में आता है।
पर अगर कंपनी को लॉस हुआ तो ऐसी कंडीशन में कैसे डिविडेंड दे सकती है कंपनी? तो यही तो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। होता यह है कि जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जैसे कंपनी रन हो रही है भाई 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 अभी चल रहा है, तो इन पिछले 5 सालों से कंपनी को तो प्रॉफिट होता हुआ आया। यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ हो गया लॉस। अब ये जो पिछले 5 सालों से प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट का जो पूरा हिस्सा था, यानी पूरा डिविडेंड पे नहीं किया गया, तो इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रखा गया, रिजर्व किया गया। ठीक है, अब जब ये रिजर्व किया गया, ये गलत हो गया भाई। ठीक है, तो ये जब प्रॉफिट हुआ तो इसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व किया गया। कब के लिए रिजर्व किया गया? कि इन एनी केस, अगर इन एनी कंडीशन, अगर किसी भी साल में लॉस होता है तो हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो हैं इनको कहां से पे करेंगे? तो पिछले 5 सालों से जो प्रॉफिट हुआ है, इससे जो हमने रिजर्व किया हुआ है, इससे हम इन्हें पे कर देंगे। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रॉफिट की कंडीशन में तो डिविडेंड मिलता ही है, लॉस की कंडीशन में भी डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, है ना, थोड़ा सा लेट हो पाता है इसे समझना, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आपको लिखने क्या कहानी है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें प्रॉफिट की कंडीशन में डिविडेंड दिया जाता है, लॉस की कंडीशन में भी डिविडेंड दिया जाता है। रीजन आपको लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखना है तो समझना तो हमें चाहिए। तो कैसे लॉस की कंडीशन में दिया जाता है? तो पिछले साल में जब जब प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व किया गया था, कलेक्ट किया गया था। तो अब जब लॉस हो रहा है तो ये जो पुराना प्रॉफिट है इसमें से डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो देखो, क्यूमुलेटिव में क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस दोनों कंडीशन में डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएंगे? जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में डिविडेंड पे किया जाता है, लॉस की कंडीशन में डिविडेंड पे नहीं किया जाता। तो ये हो गई हमारी पूरी शेयर्स की कहानी। अब आगे हम और चीजें समझते हैं, क्या क्या देख लें भाई। अब और भी कुछ चीजें हैं, चलो देखते हैं। देखो, अब आगे जो हमें चीजें समझना है, 3 चीजें हम देख रहे हैं। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तीनों ही चीजें वेरी शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें होती हैं ये, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो, एक बहुत नॉर्मल सी बात है। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि 10,000 शेयर इशू कर रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए तो 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आएगी। फिर से सुनो, क्या होता है? अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आएगी। तो क्या हो सकता है भाई, अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है तो 12,000 के लिए भी तो एप्लीकेशन आ सकती है, 15,000 के लिए भी आ सकती है, 9,000 के लिए भी आ सकती है, 5,000 के लिए भी आ सकती है, 10,000 कर रहे हैं तो 10,000 के लिए भी आ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कोई कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आती है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 एक नंबर है जो हमने सिर्फ एज्यूम किया है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10,000 ही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हैं कितने? 10,000, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है पब्लिक से वो आ गई मान लीजिए 15,000 के लिए। ठीक है, यानी जितने शेयर इशू किए थे उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग पूछा जाएगा, बस इतना ही लिखना है। अब
ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट ये होता है कि भाई ये जो एक्सेस शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है ना 5000, इसका हम क्या करेंगे? दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, जो देखो जब शेयर इशू करते हैं ना तो क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना भी आपके पास एक्सेस अमाउंट है, उस एक्सेस अमाउंट को क्या किया जाता है? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाता है। ये पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट है उसे क्या करते हैं? हम रिटर्न कर देते हैं। ये दो ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट आपसे याद रखते बने, याद रख लो, नहीं रखते बने अभी साइड में करो। सिर्फ वेरी शॉर्ट के हिसाब से देख रहे हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आपसे पूछेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, सिर्फ आपको इतनी कहानी लिखनी है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आती है वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल बनाकर लिख देना। अब दूसरी चीज, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर में क्या हो रहा है? जितने शेयर इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ रही है। अंडर में क्या होगा? जितने शेयर्स इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आएगी। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, लेकिन एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 8,000 के लिए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, एप्लीकेशन आई है 9500 शेयर्स के लिए, तो ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरी चीज भी होती है। तीसरी चीज क्या होती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी समझ लो भाई। होता यह है कि जो इंडियन कंपनी एक्ट है उन्होंने कहा है कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, जैसे आपने 10,000 शेयर इशू किए, तो आपके पास कम से कम जितने भी शेयर्स इशू किए गए हैं, जितने भी शेयर्स इशू किए गए हैं, तो इसका मिनिमम 90% शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशंस आना चाहिए। जितने आपने शेयर इशू किए हैं उसका कम से कम 90% एप्लीकेशन तो आना चाहिए। अगर 90% नहीं आई तो क्या होगा? मान लीजिए 80% के लिए आई, तो आप फिर शेयर इशू नहीं कर सकते। क्या कहा गया है? मिनिमम आपके पास 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन तो आना चाहिए। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तीन चीजें हो गई, एक बार फिर से सुनो। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन, अंडर सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या? अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो मिनिमम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए, ऐसा इंडियन कंपनी एक्ट ने कहा है। तो ये जो 90% शेयर की के लिए एप्लीकेशन आने वाली कंडीशन है उसे ही कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें और हमने देख ली। इसके बाद क्या देख लें भाई? इसके बाद क्या देख लें? तो इसके बाद आप देख लो, एक होता है कॉल्स इन एरियर। चले इसे इरेज करते हैं, नई चीज है। अब आपसे पूछा जाए ये कॉल इन एरियर क्या है? दो चीजें होती है, एक कॉल इन एरियर भी होता है और एक कॉल्स इन एडवांस भी होता है। क्या होता है कॉल्स इन एरियर? तो हम सबसे पहले देख लें कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, और इसी के साथ एक होता है कॉल्स इन एडवांस। इसका भी ज्यादा बड़ा मीनिंग नहीं है, दो दो लाइन का मीनिंग है। कॉल्स इन एरियर क्या है? देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है और जो शेयर खरीदने वाला पर्सन वो होता है शेयर होल्डर। मेरी कंपनी है, शेयर इशू कर रही है, आप हैं जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं हमारे, तो आप हो गए शेयर होल्डर। अब हम अगर शेयर इशू कर रहे हैं, आप हमारे शेयर्स खरीद रहे हो, तो हम तो पैसा मांगेंगे ना आपसे। तो जो पैसा मांगा जाता है वो कुछ इस तरह से मांगा जाता है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपीज का एक शेयर था, हमने आपसे कहा कि पहले 2 दे दो, फिर 3 दे देना, फिर 5 दे देना। तो 2 रुपए जो हमने मांगे, यानी पहला जो हमने हिस्सा मांगा आपसे उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर हमने जो मांगा वो है अलॉटमेंट, फिर हमने जो मांगा ये है फर्स्ट कॉल। इसके बाद भी अगर होता है तो सेकंड कॉल, उसके बाद भी होता है तो थर्ड कॉल, उसके बाद भी होता है तो फोर्थ कॉल। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सेकंड कॉल या थर्ड कॉल तक ही आते हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है 10 रुपए वाले, हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल इस तरह से आपसे पैसा मांगा। जब हमने आपसे एप्लीकेशन का पैसा मांगा
आपने दे दिया। जब हमने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आपने नहीं दिया। जब हमने आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, आपने नहीं दिया। हमने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, आपने दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आपने दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, आपने नहीं दिया। तो इसे क्या कहा जाएगा? कॉल्स इन एरियर। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई एक शेयर होल्डर है, जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई एक शेयर होल्डर है, मतलब शेयर खरीदने वाला, उसके ऊपर जो कॉल मनी ड्यू था, एक एक वर्ड याद रखिएगा, जो कॉल मनी ड्यू था, ये है ना, आपने पैसा नहीं दिया तो ये कॉल मनी है। अच्छा, अब ये मत सोचना ये फर्स्ट कॉल है तो यही कॉल मनी है। ये अगर है ना, अगर ये आपने पे नहीं किया तो ये भी कॉल मनी ही है। ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी शेयर होल्डर ने कॉल मनी जो उसके ऊपर ड्यू था उसका पेमेंट उसने नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भाई? इसके नाम से क्लियर है, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस मतलब एडवांस ही दे दिया, मतलब जब हमने आपसे एप्लीकेशन मांगा तो आपने एप्लीकेशन दे दिया। जब हमने आपसे अलॉटमेंट मांगा तो आपने अलॉटमेंट तो दिया ही दिया, आपने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, यानी फर्स्ट कॉल आपने एडवांस में दे दिया, मांगने से पहले ही दे दिया। तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। जब कॉल मनी ड्यू करने से पहले ही आप पेमेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, है ना। दोनों चीजें क्लियर हो गई। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? किसी शेयर होल्डर पे कॉल मनी ड्यू किया पर उसके बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा तो वो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस, किसी शेयर होल्डर्स पे कॉल मनी ड्यू करने से पहले ही उसने पेमेंट कर दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस। ये दो चीजें हो गई। ठीक है। अच्छा, इसी में चीजें बनती हैं। अच्छा देखो, अब एक होता है फोर फीचर ऑफ शेयर। ये तीन चीजें और जल्दी से देख लेते हैं अपन। देखो, एक क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब है शेयर्स को जब्त कर लेना। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स को जब्त कर लेना। कैसे जब्त कर लेना भाई? मतलब कहानी ये है कि जैसे कॉल्स इन एरियर है, उसके आगे की कहानी है। अब हमने आपसे पैसा मांगा, एप्लीकेशन का आपने दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। हम आपको नोटिस भेज रहे हैं बार बार कि भाई पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, आप पे ही नहीं कर रहे। अब जब आपने पेमेंट ही नहीं किया, आपने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे की है, बाकी का तो आप पे कर ही नहीं रहे, तो हमारी कंपनी आपको शेयर दे सकती है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकती। अब जो शेयर्स हम आपको देने वाले थे तो वो शेयर्स हम आपसे वापस ले लेंगे। तो हम जब आप वो शेयर आपसे वापस ले लेंगे, जिसे कहा जाता है ना शेयर जब्त कर लेना, तो वही चीज कही जाती है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है। फोर फीचर ऑफ शेयर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? जब किसी शेयर होल्डर पे कॉल मनी ड्यू होता है और बार बार नोटिस भेजने के बाद भी वो शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता है तो उसके शेयर्स जब्त कर लिए जाते हैं, उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद की कहानी है री इश्यूड ऑफ शेयर्स। री इश्यूड ऑफ शेयर्स। अब री इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है? जिन शेयर्स को कंपनी ने फोरफिटेड किया है उन शेयर्स को कंपनी हमेशा अपने पास नहीं रखेगी। उन्हीं शेयर्स को जब फिर से इश्यू किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है। जिन शेयर्स को फोरफिटेड किया गया है उन्हीं शेयर्स को जब री इश्यू किया जाता है तो उसे कहा जाता है री इश्यू ऑफ शेयर्स। एक और चीज है, वो होती है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब ये सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी कंडीशंस में या किसी भी रीजन में, आपको ऐसा लगता है कि भाई रीजन कुछ भी हो, अगर आपको ये लगता है कि जो शेयर्स आप खरीदने चाह रहे थे अब वो शेयर्स आप नहीं खरीदना चाहते, रीजन कुछ भी हो, आप आगे का पेमेंट करना ही नहीं चाहते, तो आप खुद अपनी मर्जी से जाते हैं कंपनी के पास और बोलते हैं कि भाई ये जो हमारे शेयर्स थे ये आप वापस ले लीजिए। तो इस कंडीशन को कहा जाता है सरेंडर ऑफ शेयर्स, है ना। एक है फोरफीचर ऑफ शेयर, जहां पे कंपनी आपको बार बार नोटिस भेज रही है कि भाई पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, आप पे ही नहीं कर रहे, तो कंपनी खुद अपनी मर्जी से शेयर्स वापस ले लेगी, तो वो है फोरफीचर ऑफ शेयर। और सरेंडर ऑफ शेयर, जहां पर शेयर होल्डर खुद अपनी मर्जी से जाता है और कंपनी को शेयर्स रिटर्न करता है, वापस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स। अपनी मर्जी से शेयर्स वापस कर रहा है तो वो सरेंडर ऑफ शेयर्स। और अगर कंपनी बार बार नोटिस भेज रही है उसके बाद भी पे नहीं कर रहा है तो वो फोरफीचर ऑफ शेयर। तो हमने काफी चीजें तो अभी कवर कर ली। अब नेक्स्ट सेशन में हम चीजें कवर करेंगे। अभी आज के सेशन में हमने क्या क्या देख लिया, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हमने शेयर्स का मीनिंग देखा, हमने शेयर्स के टाइप्स देखे, टू टाइप्स होते हैं। इक्विटी, देखो शेयर्स का मीनिंग देखा, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग देखा, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग देखा। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप्स होते हैं
क्या क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये देखे हमने। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखे हमने। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखे हमने। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स देखे हमने। गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स देखे। उसके बाद हमने कॉल्स इन एरियर देखा, कॉल्स इन एडवांस देखा। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर देखा, रीइश्यूड ऑफ शेयर देखा, सरेंडर ऑफ शेयर देखा। और हमने 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 लगभग 2 या 3 चीजें और देखी थी, एक ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये सारे ही क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट के हिसाब से 2 मार्क्स के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किए। और इनमें से एमसीक्यूज यानी एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए, अभी भी कुछ बचे हुए हैं। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, इन्हें अगर आपको डिटेल में समझना है, यानी कंपनी वाला चैप्टर अगर आपको डिटेल में समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देखिएगा। तो वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है लॉन्ग के हिसाब से। कंपनी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का है, मैंने पहले भी बताया है। 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 16 मार्क्स का तो सिर्फ यही आने वाला है। मतलब पूरे पेपर में का 20% इन्हीं चैप्टर्स में से आने वाला है। लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट भी, एक्सरसाइजेज भी, सब कवर होगा। तो इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। अब इसके बाद तीसरा भी आएगा, तो उसे भी देखना है। ठीक है, बाकी हम कवर करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही।